गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर प्रोडक्ट साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन आज दबाव समूह के बारे में सेकेंड वीडियो की बात करेंगे। इससे पहले दबाव समूह के मामले में एक वीडियो आ चुका है और उसमें अपन ने दबाव समूह के अर्थ, परिभाषाएं और कार्यों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और जो बाकी चीज़ें रह गई है उसको अपन इस वीडियो में पूरा करने का प्रयास करें। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि दबाव समूह वर्तमान समय में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की एक आवश्यक शर्त है। जिस प्रकार से हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी प्रकार के लोकतंत्र की तब तक कल्पना नहीं की जा सकती जब तक उस राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल नहीं हो। जैसे राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य शर्त है, वैसे ही आज के समय में दबाव समूह भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि राजनीतिक दल। यानी कि राजनीतिक दलों की भांति दबाव समूह भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है। हालांकि जब दबाव समूह की उत्पत्ति हुई थी या दबाव समूह जब प्रचलित हुए थे तब इनको अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज समय क्योंकि विश्व में सारी व्यवस्थाएं अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाना पसंद करती है, इसलिए लोकतंत्र के अनुरूप लोगों की अभिव्यक्ति के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं उन्हीं संगठनों में से एक दबाव समूह है। और इसी कारण से लोकतंत्र इन दबाव समूह को अब स्वीकार करता है और दबाव समूह भी आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में उभरे हैं। हम इसी लोकतंत्र के बारे में और इसी राजनीतिक दल और उसी के प्रकार से एक अन्य संगठन यानी कि दबाव समूह, इनके बारे में अपन आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले के वीडियो में मैंने कार्य और परिभाषाओं की बात की थी, आज इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। दबाव समूह के तरीके, यानी कि दबाव समूह किन प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। हम चूँकि राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों को ही एक प्रकार का संगठन मानते हैं। राजनीतिक दलों का जो संगठन है और जो उनका तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और दबाव समूह का जो संगठन है और जो उनके तरीके हैं वो थोड़े से अलग हैं। और इसी के कारण से दबाव समूह और राजनीतिक दलों को आसानी से समझा भी जा सकता है और उनमें अंतर भी किया जा सकता है। पहले दबाव समूह के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पहला है प्रचार प्रसार के साधन, यानी कि दबाव समूह क्या तरीके अपने काम के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं। पहला है प्रचार प्रसार के साधन। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के लिए तथा विधायकों के दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न दबाव समूह प्रेस, समाचार पत्र, रेडियो तथा टीवी का प्रयोग करते हैं। यानी जितने भी प्रकार के प्रचार प्रसार के साधन होते हैं वो अपनी बात रखने के लिए, जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने के लिए, जनता को समझाने के लिए, जनता के जनमानस पर प्रभाव डालने के लिए और यहाँ तक जो जिनसे उनके उद्देश्य पूरे होने हैं, जैसे राजनीतिक दल है या विधायिका है या कार्यपालिका है, उनको प्रभावित करने के लिए वो प्रचार प्रसार का साधन अपनाते हैं, जिनमें प्रेस, समाचार पत्र, रेडियो और टीवी यानी कि दूरदर्शन आदि का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। इन्हीं के माध्यम से जो विधायिका होती है, विशेष रूप से व्यवस्थापिका, इनके सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और उनके ऊपर और उनके दिमाग को ये प्रभावित करते हैं। दूसरा है आंकड़े प्रकाशित करना। नीति निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आंकड़े प्रकाशित करते हैं ताकि अपनी मांग पूरी करवा सके। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। मैं ये सेवा इसलिए कहता हूँ कि ऐसे कई प्रकार के आंकड़े होते हैं जो सरकार के पास भी नहीं होते, जो अन्य किसी के पास नहीं होते, लेकिन दबाव समूह के पास होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही इस प्रकार का होता है कि वो प्रत्येक प्रकार की गहनता से जांच करते हैं, रिसर्च भी करते हैं और इसके लिए रिसर्च करने वालों को भी हायर किया जाता है और इनके पास ऐसे आंकड़े होते हैं जो सरकार के पास नहीं होते और इन कारण से ये अपने आंकड़े समय समय पर प्रकाशित करके सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते हैं, सरकार का भी, नीति निर्माताओं का भी। ये सबसे जोरदार तरीका है जिसके माध्यम से सरकार को असली आंकड़े प्रस्तुत होते हैं ताकि वो उसके हिसाब से अपनी योजना बना सके। गोष्ठियों का आयोजन। वर्तमान में दबाव समूह विचार विमर्श तथा वाद विवाद के लिए गोष्ठियाँ, सेमिनार, वार्ताएं तथा भाषण मालाएं
आयोजित करते हैं। इन गोष्ठियों में विधायिका के सदस्यों तथा प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, फिक्की, भारत में प्रसिद्ध है, फेडरेशन है ये कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स का, और जो हमारे बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उनके सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और फिक्की के सम्मेलन, इनकी गोष्ठियाँ, सेमिनार वगैरह इनके आयोजित होते रहते हैं। विशेष रूप से उस समय भी होते हैं जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर आता है, और इन गोष्ठियों के माध्यम से ये सरकार के सामने, सरकार के जितने भी पक्ष होते हैं उनके सामने अपनी बात रखते हैं। और इसमें जो भी गोष्ठियाँ या सेमिनार होते हैं, ये सरकार के सदस्यों को, विधायिका के सदस्यों को, कार्यपालिका के सदस्यों को, मंत्रियों को, इनको आमंत्रित करते हैं और उनको अपना पक्ष समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय समय पर दबाव समूह गोष्ठियों का आयोजन भी करते हैं। संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना, दबाव गुट अपने एजेंटों के माध्यम से संसद के सभा कक्षों में जाकर सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। व्यावसायिक संगठन संसद की लॉबियों में संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए चतुर वकीलों एजेंटों को नियुक्त करते हैं और उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जैसे संसद है या विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका यानी कि विधानसभा है, इनके कमरों के बाहर का जो इलाका होता है वो लॉबी कहलाता है। और इस लॉबी में दबाव समूह के विभिन्न प्रकार के सदस्य सक्रिय रहते हैं। सक्रिय क्यों रहते हैं कि संसद या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी कि विधायक या सांसद जो होते हैं, इनको प्रभावित करना, इनको अपनी बात को समझाना, इनको अपने काम करने के लिए राजी करना, तैयार करना, ये इनका होता है। और इसके लिए ये जो दबाव समूह है ये एजेंट तक नियुक्त करते हैं, वकीलों तक को नियुक्त करते हैं कि उनको हमारी बात इस प्रकार से आप समझाएं, और वो उसको समझाने में कामयाब भी होते हैं। और इन्हीं विधायिका के सदस्यों या संसद के सदस्यों के माध्यम से अपने संबंधित, अपने उद्देश्य से संबंधित ये कार्य भी संपन्न करवा लेते हैं। इसलिए दबाव समूह के सदस्य संसद की लॉबियों में सक्रिय रहते हैं। रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य उपाय, अपने अभीष्ट स्वार्थों की पूर्ति के लिए दबाव समूह रिश्वत व घूस देने से भी नहीं कतराते। बेईमानी के तरीकों में सूरा व सुंदरी का प्रयोग भी करते हैं। ऐसा मतलब, कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा जरिया जो उनके उद्देश्य की पूर्ति करवा सके वो सारे के सारे इस्तेमाल में लेते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत। यहाँ तक कि ये बेईमानी करने से भी नहीं डरते, यहाँ तक कि ये रिश्वत देने से भी नहीं चूकते, और अगर आवश्यकता पड़े तो ये सुरा सुंदरी का प्रयोग भी कर लेते हैं ताकि अपने अभीष्ट को प्राप्त किया जा सके या अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। प्रत्येक राज्य की राजधानी में दबाव समूह के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से क्रियाशील रहते हैं। व्यावसायिक दबाव समूह धन खर्च करके अपने साथियों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। यानी कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ की विधायिका में यानी कि विधानसभा में दबाव समूह के सदस्य उपस्थित नहीं होते। इनका उद्देश्य ये होता है कि येन केन प्रकार अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है, चाहे इसके लिए हमें कितना भी धन खर्च क्यों ना करना पड़े। लॉबिंग से अभिप्राय सरकार को प्रभावित करना, ये एक राजनीतिक उपाय है। लॉबिस्ट का कार्य करने वाले व्यक्ति दबाव समूह और सरकार के मध्यस्थ होते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था कि जो संसद या विधानसभा होती है उसके बाहर जो बरामदे होते हैं उनको लॉबी कहा जाता है। और लॉबी में ऐसे व्यक्ति जो दबाव समूह के सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों को या संसद के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए प्रयास करते हैं, घूमते रहते हैं वहाँ पर, इनसे मिलते हैं, इनको अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं और सभी तरीके के साधन भी इस्तेमाल में लाते हैं। इस जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं विधायकों को या सांसदों को समझाने के लिए, उनको लॉबिस्ट कहा जाता है। और लॉबिस्ट का पूरा कार्य यही होता है कि अपने संगठन के पक्ष में लॉबिंग करना और अपने संगठन की नीतियों को, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करवाने के लिए विधायिका और संसद के सदस्यों को प्रभावित करना। लॉबिस्ट 3 प्रकार के कार्य करते हैं। सूचनाएं प्रसारित करते हैं, नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करते हैं तथा विधियों के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करते हैं। यानी कि ये उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कैसे न कैसे करके अपने काम को पूरा कर ले। ये सूचनाएं भी प्रसारित करने का कार्य करते हैं। नियोजनकर्ता यानी कि जिसने इनको रखा है लॉबिस्ट के रूप में, उनके हितों की रक्षा भी करते हैं और विधियों के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट भी करते हैं। यानी कि ये कानून बना है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको भी प्रसारित करने का कार्य लॉबिंग के माध्यम से किया जाता है। उम्मीदवारों के मनोनयन में रुचि,
दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद करते हैं जो आगे चलकर संसद में उनके हितों की विवृद्धि में सहायक हो। यानी कि जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है, चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन करना होता है, प्रत्येक राजनीतिक दल उम्मीदवारों की एक सूची जारी करता है। ये दबाव समूह इस टाइम सक्रिय होते हैं। इस टाइम इसलिए सक्रिय होते हैं कि ये इस बात में रुचि रखते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल इनके उम्मीदवारों को कितना महत्व देता है। ये उनके आगे, उनके सामने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, आप इनको टिकट दीजिए। अगर वो टिकट देते हैं तो दबाव समूह उन राजनीतिक दलों को बड़ी मात्रा में चंदा भी देते हैं और जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए चुनाव का खर्चा भी देते हैं, क्योंकि इनको तो अपना काम चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर संसद में या विधानसभा में पहुंचेंगे और इन्हीं के माध्यम से ये लोग अपना कार्य, अपने स्वार्थों की पूर्ति करवाएंगे। इसलिए जब भी चुनाव होते हैं और चुनाव में जब उम्मीदवार खड़े करने होते हैं, ये दबाव समूह सक्रिय हो जाते हैं और राजनीतिक दलों पर प्रेशर बनाकर अपने पसंद के व्यक्तियों को टिकट दिलवाने का प्रयास करते हैं। चुनावों में प्रत्याशियों को पैसा चाहिए और पैसा दबाव समूह उपलब्ध करवाते हैं। वे पैसों की खोज में दबाव समूह के पास जाते हैं और बदले में उन्हें दबाव समूह की मांग का समर्थन करना पड़ता है। देखिए, सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो चुनाव लड़ सके और इसके लिए दबाव समूह सक्रिय होते हैं। चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और जो दबाव समूह है वो अपने उम्मीदवार का सारा खर्चा उठाने के लिए सहमत होते हैं। राजनीतिक दल दबाव समूह के पास जाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए और दबाव समूह बदले में उनसे ये मांग करते हैं कि जब भी हमें आपकी आवश्यकता हो, जब भी हम अपने मांग के लेके आपको हमारा समर्थन करना पड़ेगा और आपको हमारा पक्ष लेकर कानून निर्माण में हमारी मदद करनी पड़ेगी। और राजनीतिक दल चूँकि दबाव समूह से बड़ी मात्रा में चंदा वगैरह लेते हैं, इसलिए इनके आगे आखिर झुकना ही पड़ता है। प्रदर्शन, कभी कभी दबाव गुट उग्र आंदोलनात्मक तथा प्रदर्शनकारी साधनों का भी प्रयोग करते हैं। प्राय प्रदर्शनकारी दबाव समूह द्वारा ही ऐसे साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के दबाव समूह होते हैं, जिनमें कुछ दबाव समूह प्रदर्शनकारी भी होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है विभिन्न मामलों में उग्र और आंदोलन करके और विभिन्न प्रकार के तरीकों से प्रदर्शन करके सरकार के ऊपर एक दबाव बनाना, ताकि वो उस दबाव के आगे झुक जाए। जैसे कि अभी मान लीजिए किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी भी दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर वो लोग बैठे हैं। ये क्या है? ये प्रदर्शन है, ये उग्र आंदोलन है और इनका उद्देश्य क्या होता है कि सरकार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाना और सरकार को झुकने के लिए प्रयास करना। ये प्रदर्शन इनके कार्य का एक अंग है, एक तरीका है। अगला है राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर। देखिए, वैसे देखा जाए तो दोनों को लगभग एक जैसा सा माना जाता है, क्योंकि दोनों ही संगठित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के उद्देश्यों में अंतर होता है, दोनों की कार्यशैली में अंतर होता है, दोनों की प्रक्रिया में अंतर होता है, बहुत से अंतर होते हैं। हालांकि राजनीतिक व्यवस्था के लिए दोनों ही चीज़ें अनिवार्य है, राजनीतिक दल भी और दबाव समूह भी, लेकिन इन दोनों को एक जैसा मानना हमारी भूल होगी। हमें इनमें कुछ मोटे अंतर करने की आवश्यकता है। हर्मर फाइनर के अनुसार जहां सिद्धांत और संगठन में राजनीतिक दल कमजोर होंगे वहां दबाव समूह पनपेंगे और जहां दबाव समूह शक्तिशाली होंगे वहां राजनीतिक दल कमजोर होंगे और जहां राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहां दबाव समूह दबा दिए जाएंगे। फाइनर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि सिद्धांत और संगठन की बात करते हैं तो राजनीतिक दल कमजोर होंगे तो दबाव समूह पनपेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल अगर शक्तिशाली होंगे तो दबाव समूह को दबा देंगे और उनको पनपने नहीं देंगे। अगर दबाव समूह शक्तिशाली हुए तो राजनीतिक दल कमजोर होंगे, तो दोनों में से एक शक्तिशाली हो सकता है, एक कमजोर हो सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों में ये देखा जाता है कि शक्तिशाली कौन है, कमजोर कौन है। अगर राजनीतिक दल शक्तिशाली होगा तो दबाव समूह कमजोर होगा और दबाव समूह कमजोर होगा तो राजनीतिक दल शक्तिशाली होगा। और जहाँ राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहाँ दबाव समूह खत्म कर दिए जाएंगे या दबा दिए जाएंगे, वो इतने प्रभावशाली नहीं रहेंगे। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर। पहला है चुनाव के आधार पर। राजनीतिक दल मुख्यतः शासन के संचालन और नियंत्रण के उद्देश्य से प्रेरित होता है, इसलिए चुनाव लड़कर विजय की आकांक्षा रखता है, जबकि दबाव समूह केवल अपने सामान्य हितों से संबंधित सार्वजनिक नीति को अपने अनुरूप करवाने में ही रुचि रखता है। यानी कि अगर चुनाव की बात करें, चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का कार्य है, न कि दबाव समूह का। शासन पर नियंत्रण स्थापित करना, सीटें जीतना, सरकार बनाना, ये सब राजनीतिक दल करता है, दबाव समूह नहीं करता। दबाव समूह का तो इतना ही है कि जो राजनीतिक दल हैं
उनसे कैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करवाया जाए, बस इस पर फोकस होता है दबाव समूह का। बाकी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जबकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, दबाव समूह अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते। राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करते हैं, हाँ, दबाव समूह भी अपने पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते हैं, लेकिन दबाव समूह का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता। और जब राजनीतिक दल सरकार बना लेते हैं तो सरकार का संचालन करते हैं, जबकि दबाव समूह सरकार पर प्रेशर बनाकर अपना उद्देश्य पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। यह राजनीतिक दलों के अनुरूप निर्वाचनों में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करता, अपितु नीति निर्वाचन प्रभावित करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं। यानी कि दबाव समूह चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके उन्हें उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। संगठन के आधार पर सामान्यतः राजनीतिक दल का दबाव समूह की तुलना में बड़ा संगठन होता है, जो लाखों मतदाताओं के सक्रिय समर्थन की प्राप्ति का उद्देश्य रखता है। देखिए, इसको भी देख लेते हैं। दबाव समूह व्यक्तियों का छोटा समूह होता है और केवल थोड़े व्यक्ति ही इसका समर्थन करते हैं, जिनके हित परस्पर सामान्य होते हैं। देखिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह के संगठन की तुलना की जाए तो राजनीतिक दल दबाव समूह की अपेक्षा बहुत बड़े संगठन होते हैं। जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी बहुत बड़े राजनीतिक दल हैं, जिनकी सदस्य संख्या लाखों में। और चाइना की बात की जाए तो चाइना की जो साम्यवादी पार्टी है वो भी बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, और उनकी संख्या भी, सदस्य संख्या भी लाखों में। यानी कि संगठन देखा जाए तो राजनीतिक दल बहुत बड़ा संगठन है, जबकि उसके अपेक्षा दबाव समूह एक छोटा सा संगठन, उसके सदस्य सैकड़ों में ही होते हैं। यानी कि जिनके एक जैसे उद्देश्य, मान लीजिए जैसे कि छात्रों का संगठन है, जैसे एबीवीपी है, तो एबीवीपी में या एनएसयूआई में वही छात्र शामिल होंगे जिनके एक जैसे उद्देश्य होंगे, सिर्फ छात्र। जबकि राजनीतिक दल में तो आम जनता सक्रिय रहती है। और अगर अपन किसानों की बात करें, किसानों का जो दबाव समूह है उसमें केवल किसान शामिल होंगे। अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का जो दबाव समूह उसमें केवल व्यापारी शामिल होंगे, क्योंकि उनके उद्देश्य एक जैसे। इसलिए राजनीतिक दल में वो आम जनता, सामान्य व्यक्ति भी भाग लेते हैं, रुचि रखते हैं, सदस्य होते हैं, जबकि दबाव समूह के सभी लोग सदस्य नहीं होते। इसलिए राजनीतिक दल बड़े संगठन है और दबाव समूह छोटे संगठन है। उद्देश्य के आधार पर राजनीतिक दलों में सभी हितों के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और अतः इनका ध्येय विस्तृत हो जाता है। दबाव समूह में एक विशिष्ट हित से संबंधित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, इनका ध्येय सीमित और संकुचित होता है। राजनीतिक दलों में सभी प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं, जब सबके हित जैसे, यानी कि अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, लाखों की संख्या में इसके सदस्य हैं। तो इसमें सारे के सारे समूह के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी समुदायों के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इनके सभी व्यक्तियों के हित सम्मिलित होते हैं। इसलिए ये एक विस्तृत ध्येय वाला संगठन बन जाता है। जबकि दबाव समूह में विशिष्ट हित होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको छात्रों का उदाहरण दिया, तो छात्रों के जो हित होंगे उनसे जुड़ने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए वो किसी छात्र संगठन से जुड़ जाएंगे। केवल छात्र ही तो जुड़ेंगे और छोटे स्तर पर होता है। इसलिए दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य असीमित होता है, विस्तृत होता है और वो समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलता है। अगला है कार्य क्षेत्र के आधार पर। राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र विधानमंडल होता है। यदि बहुमत वाला दल है तो सरकार बनाता है और अल्पमत में तो सरकार की नीतियों का विरोध करने के साथ साथ विकल्प प्रस्तुत करता है। राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र कहाँ है? विधानमंडल। यानी कि जैसे कि अभी राजस्थान की बात करें, राजस्थान में दो राजनीतिक दल प्रमुख रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा बहुमत आया, सरकार बनाई और अब वो राजस्थान विधानसभा में रहकर अपनी नीतियों के माध्यम से शासन का संचालन करते हैं। और जो दूसरा दल रहा अल्पमत, जैसे कि कांग्रेस, चूँकि अल्पमत में रहा, बहुमत में नहीं आ पाया, इसलिए वो विपक्ष के रूप में सरकार के विकल्प प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहता है। बस इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। यानी कि राजनीतिक दलों का जो कार्य क्षेत्र है वो विधानमंडल होता है, जबकि दबाव समूह का कार्य क्षेत्र विधानमंडल से बाहर होता है। प्रत्येक विधायिका भवन के साथ लगे कमरे या बरामदे को लॉबी कहा जाता है। इसमें विधायिका सदस्य अवकाश के समय बैठते हैं। यानी कि दबाव समूह के सदस्य विधानसभा के अंदर नहीं जाते, अंदर तो विधायक ही जाते हैं। या संसद की बात करें तो दबाव समूह के सदस्य संसद के अंदर नहीं जाते, अंदर सांसद यानी कि संसद के जो सदस्य होते हैं, एमपी होते हैं, वो होते हैं। वो विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं, भाषण देते हैं या वाद विवाद करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं और फिर निर्णय करते हैं। जबकि
दबाव समूह के सदस्य अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं। वो बाहर बैठकर लॉबी में रहकर सक्रिय रहते हैं और विधायकों को, सांसदों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस समय दबाव समूह के प्रतिनिधि उनसे मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, अपने मतों तथा विचारों से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। किस समय? जब संसद या विधानसभा चल रही होती है तो ये लॉबी में उपस्थित रहते हैं, और जैसे अवकाश होता है, बीच में समय मिलता है, ये विधायिका या संसद के सदस्यों से मिलते हैं, अपने विचारों से अवगत करवाते हैं और उनके अनुसार, अपने हितों के अनुसार उनसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। साधन के आधार। राजनीतिक दलों से आशा की जाती है कि वे संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे। दबाव समूह द्वारा संवैधानिक और गैर संवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। देखिए, अगर साधन की बात की जाए तो ये अपेक्षा की जाती है कि राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करें। आप मेरा वीडियो देखिएगा, राजनीतिक दलों का, उसमें लिखा है कि संवैधानिक साधनों का उपयोग, यानी कि राजनीतिक दल जो कानून सम्मत साधन है वही साधन काम में लेते हैं, क्योंकि वो एक व्यवस्थित संगठन है जो सरकार का निर्माण भी करता है। लेकिन दबाव समूह सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा था आपको कि येन केन प्रकारेण, इनका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये रिश्वत भी, बेईमानी भी और अन्य अवैध साधन भी प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वो केवल वैधानिक यानी कि संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करेंगे। सदस्यता संबंधी अंतर। कोई भी व्यक्ति एक समय पर एक ही दल का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति एक समय उतने ही दबाव समूह का सदस्य बन सकता है जितने उसके उद्देश्य होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक दल का सदस्य एक बार में एक व्यक्ति एक ही दल का हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर बीजेपी का सदस्य हूँ तो मैं एक समय में बीजेपी का ही रहूँगा। अगर मुझे दूसरे दल की सदस्यता लेनी है तो मुझे बीजेपी की सदस्यता त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी कि एक समय में आप कितने दल के सदस्य हो सकते हैं? सिर्फ एक। लेकिन दबाव समूह के बारे में ये बात नहीं है। दबाव समूह का एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। मान लीजिए एक किसान है, वो किसान से संबंधित जितने दबाव समूह उसका सदस्य हो सकता है। मान लीजिए वो किसानों के साथ साथ व्यापार भी करता है तो व्यापारियों का जो समूह उसका सदस्य भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके हित जहाँ जहाँ सम्मिलित होंगे, जहाँ जहाँ जुड़ेंगे, वो उनसे संबंधित सभी प्रकार के संगठनों का दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। स्वतंत्रता संबंधी अंतर। दबाव समूह के सदस्य अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के सदस्यों को अपनी स्वतंत्रता त्याग कर अपने दल के प्रति भक्ति रखनी पड़ती है और पूर्ण दलीय अनुशासन बनाए रखना पड़ता है। अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो दबाव समूह राजनीतिक दलों की अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। जबकि राजनीतिक दलों को अपने दल के प्रति भक्ति रखनी पड़ती है, यानी दल जो कहता है उसकी बात माननी पड़ती है। अगर दल के खिलाफ जाता है तो उस व्यक्ति को दल से निष्कासित कर दिया जाता है। हम ऐसे कई एग्जाम्पल देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी पार्टी की सदस्य से निष्कासित कर दिया गया। इसका मतलब राजनीतिक दल के सदस्य स्वतंत्र नहीं, उनके ऊपर दलीय अनुशासन है। जबकि दबाव समूह के सदस्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार कोई बंधन नहीं होता। और फिर हमने ये बात भी की कि एक समय में एक व्यक्ति एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती। समर्थन का अंतर। दबाव समूह को समाज का स्पष्ट समर्थन प्राप्त नहीं होता, परंतु राजनीतिक दलों को समाज के मिश्रित वर्गों का स्पष्ट समर्थन प्राप्त रहता है। अधिकांश व्यक्ति तो दबाव समूह के बारे में जानते भी नहीं। जो राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या फिर जो दबाव समूह के सदस्य हैं वही दबाव समूह को जानते हैं, बल्कि आम जनता दबाव समूह के बारे में नहीं जानते। इसलिए दबाव समूह को जनता का, समाज का समर्थन प्राप्त नहीं होता, लेकिन राजनीतिक दलों को समाज का स्पष्ट समर्थन होता है। वो चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव के समय समाज में जनता के सामने जाते हैं, जनता के सामने अपनी बात रखते हैं, जनता से समर्थन मांगते हैं, जनता के समर्थन के आधार पर सरकार बनाते हैं और फिर जनता के ऊपर शासन करते हैं। जैसे जनता या समाज उनकी एक धुरी है, वो उसी में रहते हैं, उसी में पनपते हैं और उसी में ही शासन करते हैं। लेकिन दबाव समूह को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अधिकांश लोग दबाव समूह के बारे में नहीं जानते। तो यह है दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर। आज अपन ने दबाव समूह की बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो की और दबाव समूह को कंप्लीट किया। अगर अभी भी आपके दिमाग में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लेके, और पुनः आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।